हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, लास्ट ऑनलाइन क्लास में होम साइंस में हमने चैप्टर 4 अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं में हमने परिचय पढ़ा, गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ा, गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पढ़े। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अर्थव्यवस्था है उसका जो संबंध है वो धन अथवा आय से होता है। और बच्चों, हम अपने आर्थिक प्रयत्नों से जो भी मुद्रा, जो भी मनी अर्जित करते हैं वो हमारे परिवार की संपूर्ण आय होती है। और यदि हम अपनी इस आय को बच्चों, अपनी इस आमदनी को योजनाबद्ध तरीके से, मतलब कि बजट बना के प्री प्लान करके यदि हम इसको खर्च करते हैं तो क्या होगा, हमारा आय और व्यय का संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। बच्चों, परिवार की अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, और ताकि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें और जो है हमारा जो परिवार है वो संतुष्ट रहे। सबसे पहले बच्चों, आवश्यकताओं को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना। जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं बच्चों, जो ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं, ना, उनकी कोई सीमा नहीं है और सभी को पूरा करना भी संभव नहीं है। इसलिए बच्चों, जो आवश्यकताएं बहुत अनिवार्य होती हैं, है ना, बहुत ज़रूरी होती हैं, जो हमारी मूलभूत हैं, उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। और एक उत्तम अर्थव्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि सर्वप्रमुख होती है। और मैंने आपको बताया था कि आय व्यय का बजट बनाते समय जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर पहले खर्च करना चाहिए। और वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं बच्चों वो कौन सी है? जैसे बच्चे के स्कूल की फीस जमा करना, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। अब भाई फीस तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तो वो हमारी पहली मूलभूत आवश्यकता है, फीस जमा करना। पढ़ाई भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है ना, इसलिए ये हमारी मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आता है, बच्चे के स्कूल की फीस जमा करना और परिवार के अन्य सदस्य के वस्त्रों की आवश्यकता। जैसे बच्चों हमें भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें जैसे हमें भोजन की ज़रूरत होती है, हमें घर की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें वस्त्रों की भी ज़रूरत होती है। दूसरा है बच्चों, विविध आवश्यकताओं में समन्वय। हमें विविध आवश्यकताओं में आपस में समन्वय स्थापित करना चाहिए, जिससे कि जो आवश्यकताएं हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा ना हो, और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक आवश्यकता पर अधिक व्यय ना हो और दूसरी बिल्कुल छूट ना जाए, है ना। ऐसा ना हो कि एक हमारी आय है 10,000 रुपये महीना हम कमाते हैं और उसमें हमने क्या किया, जो कोई एक हमारी ज़रूरत है हमने 8,000 उसी पे खर्च कर दिया और बाकी की हमारी तो सारी आवश्यकताएं तो फिर रह गई, है ना। तो इसलिए उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चों वस्त्रों पे इतना खर्च मत कीजिए। अभी मैंने आपको बताया ना कि 10,000 है तो उसमें से हम 8,000 के ड्रेसेस ले आए, कपड़े ले आए, तो हमको 2,000 में फिर जो खाद्य सामग्री है, भोजन सामग्री उपलब्ध कराने में क्या होगा, बहुत परेशानी हो जाएगी ना। थर्ड है बच्चों, पारिवारिक आय व्यय में संतुलन। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो पारिवारिक आय व्यय है उसमें संतुलन बनाकर जो है परिवार की अर्थव्यवस्था को उत्तम रखा जा सकता है। और यदि परिवार में आय से व्यय अधिक होगा तो बच्चों परिवार पर संकट आ जाएगा, है ना, परिवार को संकट का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब बच्चों फोर्थ है बचत। उत्तम अर्थव्यवस्था में बचत एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है ना। बचत तो सभी को मालूम है ना कि बचत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों बचत के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए कुछ राशि रख सकते हैं ना, कुछ धनराशि जोड़ सकते हैं। और बचत करने के बाद ही वो जो धनराशि है वो हमारे उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं आगे चल के, है ना। जैसे जैसे भाई जो है भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत भी करनी चाहिए, है ना।
और यदि विवेकपूर्ण ढंग से निवेश किया गया है बचत को, तो जो परिवार की जो आकस्मिक अचानक आने वाली आवश्यकताएं हैं वो हम अपने उस बचत वाले मनी से पूरी कर सकते हैं। फिफ्थ है बच्चों पारिवारिक संतोष। परिवार की अर्थव्यवस्था तब ही उत्तम कही जा सकती है बच्चों जब परिवार के प्रत्येक सदस्य संतुष्ट रहे। परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताएं आयु, लिंग व परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती हैं, है ना भाई। एज के अनुसार और जेंडर के अनुसार सबकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसलिए आवश्यकताओं की प्राथमिकता देखते हुए उनके अनुसार हमें व्यय करना चाहिए, जिससे कि हमारा परिवार क्या रहेगा, खुश और संतुष्ट रह सकेगा। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। पारिवारिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बच्चों कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया। पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से योजना बनाकर, अभी मैंने बताया था, व्यय करने वाली प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं और इस प्रक्रिया में आय व्यय का संतुलन बना रहता है। और यह प्रक्रिया अगर ठीक नहीं होगी तो जो हमारे घर की अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगी, है ना। बैलेंस नहीं होगा तो हमारा जो घर की अर्थव्यवस्था है, जो गृह अर्थव्यवस्था है, वो डगमगा जाएगी। सेकेंड है बच्चों परिवार की आय। परिवार की आय उसकी अर्थव्यवस्था का आधार होता है, यानी कि आय के अनुसार ही, इनकम के अनुसार ही योजना बनाकर प्लान करके हमको अपनी आवश्यकताओं पर, अपनी ज़रूरतों पर व्यय करना चाहिए। थर्ड है पारिवारिक व्यय का नियोजन। बच्चों आय के साथ साथ परिवार में व्यय का भी नियोजन महत्वपूर्ण है ना। परिवार की आय कितनी अधिक क्यों ना हो, यदि उसे सही ढंग से अगर हम नियोजित करके खर्च नहीं करेंगे तो हमारी गृह अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। इसलिए नियोजन भी, व्यय का नियोजन भी पारिवारिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब बच्चों रहन सहन का स्तर। रहन सहन का स्तर प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है ना। आज का टाइम आप देख रहे हो ना, बहुत इंसान मतलब कि शो ऑफ करने वाला टाइम है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और आधुनिक युग में हर परिवार अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा रखना चाहता है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहता है, जो कि क्या है बच्चों, बहुत कठिन टास्क है ना, बहुत कठिन कार्य है। परंतु जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए, पॉसिबल हो, हमें परिवार की आय के अनुकूल ही रहन सहन का स्तर हमारा होना चाहिए। बच्चों प्रदर्शन यानी कि दिखावा जो है वो कई बार लोग क्या करते हैं, आय के अनुसार न चल के मतलब दिखावे में के करते हैं, और दिखावे के चक्कर में क्या होता है, वो अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय कर देते हैं। और अनावश्यक वस्तुओं से बच्चों क्या हो जाता है, जो घर की आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। और इसलिए रहन सहन का स्तर भी अर्थव्यवस्था को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर है बच्चों फिफ्थ परिवार का आकार। बच्चों परिवार का जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो परिवार की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, क्योंकि यदि भाई परिवार का आकार बड़ा होगा तो बच्चों क्या होगा, उनके जो सदस्य हैं ज़्यादा सदस्य होंगे। आकार बड़ा है तो परिवार में सदस्य ज़्यादा होंगे, और सदस्य ज़्यादा होने से क्या होगा, आवश्यकताएं जो हैं वो हमारी, भाई आय तो सीमित होती है ना, तो उस सीमित आय में क्या होगा, हम परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, और ऐसी स्थिति में परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब है बच्चों सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन। माय डियर चिल्ड्रन, समाज में निरंतर होने वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से परिवार की आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, प्रभावित होती है। आधुनिक फैशन, मनोरंजन, टेलीविज़न, फिल्म, नए उपकरण इत्यादि पारिवारिक व्यय को बढ़ाते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं ना। देखते हो ना कि अरे अब तो ये फैशन में है, ये ले लो, अभी इस टेलीविज़न का चलन नहीं है, हटाओ एलईडी ले लो, है ना। नए नए उपकरण, मनोरंजन के नए नए साधन, तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो ये हमारा जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, इससे क्या हो जाता है कि इससे भी परिवार की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है।
गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका। भाई एक जो गृहिणी होती है, घर की अर्थव्यवस्था को में संतुलन बनाए रखने में उसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। बच्चों, अब से कुछ साल पहले तक एक सामान्य रूप में भारतीय समाज में जो धनोपार्जन का कार्य होता है, जो धन कमाने का काम था, वो पुरुष अर्थात पति या पिता के द्वारा किया जाता था। लेकिन आजकल बदलती परिस्थितियों में जो स्त्री पुरुष हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही परिवार की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए क्या करते हैं, धनोपार्जन करते हैं। आप देखते हो ना कि मोस्टली फैमिली में डैडी तो जा ही रहे हैं, जो है वर्क करने के लिए बाहर जॉब कर ही रहे हैं, साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मम्मी भी जॉब करती होंगी, है ना। तो वो धनोपार्जन करते हैं दोनों लोग। इससे जो क्या होता है, गृहिणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। गृहिणी की सूझबूझ और जो उच्च दृष्टिकोण है, उससे बच्चों परिवार की अर्थव्यवस्था को वो उत्तम बना सकती है। और इसके विपरीत यदि गृहिणी की अज्ञान है तो क्या होगा, उसकी अज्ञानता के कारण गृहिणी की जो और असंतुलित आर्थिक दृष्टिकोण के कारण परिवार की अर्थव्यवस्था बच्चों बिगड़ जाएगी। भले ही परिवार की आय कितनी अधिक क्यों ना हो, है ना, यदि हम उसको सही ढंग से गृहिणी उसको खर्च नहीं करेंगी तो ऐसी स्थिति में घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ने का डर रहता है। और इस स्थिति में गृहिणी का दायित्व होता है कि वो परिवार की संपूर्ण व्यवस्था का क्या करे, निर्धारण करे और परिवार की आय को ध्यान में रखकर ही क्या करे बच्चों, व्यय करे। और कुशल गृहिणियाँ जो होती हैं बच्चों, वो घर के लिए आवश्यक वस्तुओं को, जो जरूरी सामान है, उनको खरीदते समय बहुत सूझबूझ से काम लेती हैं ना। और उचित स्थान पर वो क्या करती हैं, कम से कम मूल्य देकर अधिक सेवा देने वाली वस्तुएं खरीदना चाहती हैं, है ना। मतलब कि कम पैसे में अच्छी चीज़, है ना। ऐसा करके जो कुशल गृहिणियाँ हैं वो कुछ धन की तो बचत कर ही लेती हैं और उस बचत से वो क्या करती हैं, वो परिवार की आर्थिक व्यवस्था को उत्तम बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं, है ना। तो बच्चों, इस विवरण से ये स्पष्ट हो गया कि जो गृहिणी है उसकी कुशलता भी जो है परिवार की आर्थिक व्यवस्था पर अनुकूल और अच्छा प्रभाव डालती है। और जो कुशल गृहिणियाँ हैं उनका परिवार की अर्थव्यवस्था को बनाने में बच्चों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से योगदान होता है। माय डियर चिल्ड्रन, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा तब हम गृह अर्थव्यवस्था का महत्व से पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपना वर्क हैंड टू हैंड कंप्लीट करते चलिए, किसी का भी वर्क पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।